जय श्री बालाजी की। आज हमारे साथ हैं वैद्य गौतम ऋषि जी। इनका परिचय देते हुए कहना चाहूँगा कि ये परंपरागत सर्टिफाइड वैद्य हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और आपके तो ब्लड में ही जो है ये आयुर्वेद का ज्ञान है। आपके पिताजी को बड़ा तगड़ा अनुभव है इसका आयुर्वेद विद्या का और मेरे हमउम्र हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ। और आज हम यही बातचीत करेंगे कि ज्योतिष और आयुर्वेद जो है वो कैसे सिमिलर है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि इन दोनों में समानताएं क्या हैं, ज्योतिष में और आयुर्वेद में? ज्योतिष और आयुर्वेद का बहुत गहरा संबंध है। ज्योतिष और आयुर्वेद में रोगी या फिर जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्ति होता है, वो अपनी समस्या लेकर आता है। ज्योतिषी उनका निदान ग्रहों को देखकर करते हैं और आयुर्वेद के अनुसार उनका निदान नाड़ी देखकर वह रोगी का परीक्षण कर बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो आज पहला प्रश्न यही कर लेता हूं मैं आपसे। पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, कोई एक रोग है जैसे सामान्यतया आजकल तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट है, व्यक्ति अपने से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देता है, मनोरंजन पे ध्यान देता है, पर खुद के शरीर पर ध्यान नहीं देता। शास्त्र कहता है कि भाई शरीर से ही सभी प्रकार के धर्म किए जा सकते हैं, फिर भी शरीर पे ध्यान नहीं देता है। तो इसी कारण जो है मानसिक चिंता, मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया, हर चीज़ का प्रेशर है। आप आयुर्वेदिक इलाज बताओ, कैसे जो है व्यक्ति के मानसिक रोग में आराम मिले, उसकी अनिद्रा दूर हो, तनाव दूर हो, इसका आप आयुर्वेदिक इलाज क्या करेंगे? जैसे ज्योतिष के अनुसार तो इसका संबंध चंद्र से होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे आयुर्वेद में चंद्र से रिलेटेड जैसे चंदन औषधि होती है, हाँ, आपके ज्योतिष में उसका लेप करवाया जाता है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि भाई भगवान भोलेनाथ पे सफेद चंदन का लेप करो, स्वयं चंदन धारण करो। तो आयुर्वेद में चंदन का सेवन करवाया जाता है। अच्छा, इसका सेवन भी होता है? जी, इसका जैसे किसी को डिप्रेशन रहता है तो उसका छोटा सा टुकड़ा लेने से मन को शांति मिलती है। यानी चंदन का छोटा टुकड़ा लेकर उसे क्या करना है उस टुकड़े के साथ, इस विधि को बताइए। उस टुकड़े को अच्छी तरह से मुंह में चबाकर उसको थोड़ी देर चबाएं और मन को बहुत शांति मिलती है उसको चबाने से। उसका जो रस आएगा उसे निगलना है? जी जी जी। और लकड़ी को निकले कि नहीं, लकड़ी को निकल सकते हैं। चंदन की लकड़ी खाई जा सकती है? जी जी, खाई जा सकती पचेगी? है। हाँ जी जरूर। अच्छा। आयुर्वेद के अनुसार उसका सेवन करवाया जाता है और ज्योतिष के अनुसार उसका लेप करवाया जाता है। इसकी तासीर होती है ठंडी, शीतल होता है जी। तो शीतलता के कारण वो मन को शांति देती है, शरीर को शांति देती है। जैसे हम चंदन के अलावा जो है चंद्रमा का संबंध चांदी से भी मानते हैं, तो उसका भी, इसका मतलब उसका भी कोई उपाय है? जैसे चांदी भस्म का प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। अच्छा। इसको रजत भी बोला गया है। रजत भस्म नाम से मार्केट में रजत भस्म आती है। अच्छा। इसका भस्म का सेवन करवाया जाता है। इस ज्योतिष में भी इसका विशेष है कि भी चांदी का कड़ा धारण करवाना, या मोती भी पहनाया जाता है, चांदी में पहनाया जाता है। जैसे मोती का प्रयोग आप जैसे पहनकर करवाते हैं, आयुर्वेद में इसका प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मोती पिष्टी तैयार की जाती है। मोती कैसे खिलाएंगे जी? मोती की पिष्टी तैयार की जाती है। अच्छा। जैसे उसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण के बाद उसकी गुलाब अर्क में जैसे पिष्टी तैयार की जाती है शास्त्रोक्त विधि से उसे शुद्ध किया जाता है। मोती की पिष्टी मतलब उसको पिसा जाता होगा महीन, और फिर उसका सेवन करवाया जाता है। तो यूं मान लीजिए कि ज्योतिष और आयुर्वेद में ये समानताएं हैं और आज ही मुझे ज्ञात हुआ कि चंदन खाया भी जा सकता है। तो यदि आपको एक समाधान बता रहा हूँ ज्योतिष के साथ साथ आयुर्वेद का भी, कि यदि मस्तिष्क से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, परेशानी है, अनिद्रा है, डिप्रेशन है, बहुत अलग तरह का, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सोचते हैं, तो चंदन, सफ़ेद चंदन को आप भगवान शंकर के ऊपर लेपन कीजिए। स्वयं भी प्रसाद रूप में जब यहाँ लगाते हैं उसका तिलक भी कीजिए। इसके अलावा चांदी के बर्तन से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। स्वयं भी चांदी के बर्तन में पानी पीजिए। और चंदन के बारे में आप बता रहे थे, खाने के बारे में आयुर्वेद में उसका टुकड़ा लेकर हम चबाकर उसका सेवन भी कर सकते हैं। अब जो चंदन भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी लकड़ी का छोटा हिस्सा आप सेवन भी कर सकते हैं। चांदी भस्म और मोती पिष्टी, जी हाँ, इनका उपयोग करने से भी ये जो है आपका मस्तिष्क रोग में बहुत बड़ा आराम मिलेगा। ये एक ज़रूरी बात का यहाँ ख्याल रखिएगा कि चिकित्सक की देखरेख में ही हमें इन्हें प्रयोग में लेना है। केवल इसलिए नहीं कि आपने कहीं पढ़ा है या किसी से सुना है कि चांदी की भस्म का उपयोग करने से मस्तिष्क रोग ठीक होता है। निसंदेह ही होता है, आयुर्वेद वेद का ही एक हिस्सा है और सही गाइड करता है, परंतु किसी योग्य और चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। आपके ही नंबर मैं उसमें डाल दूंगा, किसी को यदि इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो वैद्य जी से जरूर बातचीत कीजिएगा। वैद्य जी, मेरा अगला क्वेश्चन आप
से ये है कि अभी हमने मस्तिष्क की बात की, मगर आज का यूथ जो है वो अपनी साज सज्जा का, लुक का बड़ा ध्यान रखता है, और बहुत ज़्यादा केमिकल्स होने की वजह से प्रोडक्ट्स में उसे स्किन इशू हो जाते हैं, उसे हेयर इशू हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे ज्योतिष में तो इसका बुध से कनेक्शन है कि भाई जिनका बुध और शुक्र अच्छा है, कुल मिला के वो बंदा दिखने में बड़ा अच्छा है, उसकी कांति सौम्य है, एट्रैक्टिव है, वो उसकी स्किन बड़ी अच्छी रहती है। तो जिसको मतलब स्किन से रिलेटेड इशू है, उसका आयुर्वेद क्या उपचार देता है? जैसे मैंने केमिकल्स की बात की, वो केमिकल प्रोडक्ट यूज कर रहा है, आयुर्वेदिक तौर पे क्या करें? आयुर्वेदिक तौर पे जैसे बुद्ध का रंग हरा होता है, बिल्कुल जी। उसका रिलेटेड जैसे नीम है, नीम का प्रयोग करें। नीम का सेवन करने से जैसे इसका पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है, नीम के पाउडर का, नीम के पत्तियों का पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर इसका रस का प्रयोग किया जा सकता है। और लगाने के लिए जैसे हम मार्केट में आजकल केमिकल युक्त शैम्पू या फिर केमिकल युक्त साबुन प्रयोग करते हैं, उनसे हमारी चमड़ी खराब हो जाती है। तो नीम से बने हुए साबुन का प्रयोग करना चाहिए, नीम से बने हुए शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए, इससे बहुत त्वचा में लाभ मिलता है। माता सरस्वती भगवती का ही एक रूप है, जैसे दुर्गा कवच में बोलते भी हैं, देवी कवच में द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तो हम माता भगवती की जो है ब्रह्मचारिणी की पूजा सेवा उन्हें बताते हैं, जिनका जो है क्योंकि बुद्ध का संबंध बुद्धि से भी है, तो भगवती की, देवी की, सरस्वती की ब्रह्मचारिणी कृपा होगी। ब्रह्मचारिणी माता से संबंध है औषधि ब्राह्मी का। अच्छा, ये इसका आयुर्वेद कनेक्शन भी है? आयुर्वेद कनेक्शन है बहुत गहरा, उसका संबंध होता है बुद्धि से। अच्छा, बहुत अच्छा काम करती है बुद्धि के लिए ब्राह्मी। ये कैसे इसका सेवन है, क्या इसका? ब्राह्मी का सेवन हम रस रूप में भी कर सकते हैं, पाउडर रूप में भी कर सकते हैं, और इससे बना हुआ एक मार्केट में बहुत ही अच्छा एक योग है, उसका नाम है ब्राह्मी बटी। ब्राह्मी बटी का प्रयोग हम सुबह शाम एक एक गोली ले सकते हैं, हमारी बुद्धि के लिए, शांत करने के लिए, या फिर अनिद्रा के लिए। अच्छा, ये अनिद्रा में भी काम आएगी? उसमें ब्रह्मी वटी जैसे योग तैयार होता है, उसमें शंख पुष्पी होती है, स्वर्ण मक्षिका होती है, रस सिंदूर आदि से कई चीजें डल के वो वटी बनती होगी, कई चीजों के योग से तैयार होती है, यानी वो बुद्धि को तेज करने वाली है। जी। तो इस बात को भी जरा सा ध्यान दीजिएगा कि माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने के साथ साथ आप ब्राह्मी वटी को चिकित्सक की देखरेख में, बिल्कुल चिकित्सक की यदि देखरेख में अगर अपन लेते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत सात्विक हो जाएगी, बहुत निर्मल हो जाएगी। और वे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं, वे माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए, साथ साथ ब्रह्मी वटी का प्रयोग कीजिए। बड़ी अच्छी बात बताई आपने मुझे आज, और आपसे चर्चा करके मुझे निसंदेह ही नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई है। आयुर्वेद और ज्योतिष एक साथ आने पर, दवा और दुआ जब एक जगह हो जाती है, तो ईश्वर की कृपा से और आयुर्वेद शास्त्र की महिमा से हर प्रकार के रोग कटते हैं। भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आज आने के लिए, हमें समय देने के लिए स्पेशली। और इनका एक पेज भी है, आयुर्वेद मेरा महान नाम से, उसे मैं यहाँ लिंक में भी डाल दूंगा। वहाँ क्योंकि मैं इनका फॉलोवर हूँ तो बता रहा हूँ, और ये ज़रूरी बात है कि वो रोज़ कोई ना कोई एक अच्छा और आयुर्वेदिक सर्टिफाइड नुस्खा देते हैं, जिसे हम रोज़मर्रा में यदि यूज़ करें, उसका प्रयोग यदि चिकित्सक की देखरेख में करें, तो हमारे जीवन में रोग दूर हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो अपना मन भी ब्रह्म में, भगवान में ज़्यादा लगेगा। और आशा है कि आप सबको इससे लाभ होगा। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।